So Norton's theorem again is aimed at simplifying a complicated network. थेवेनिन्स थ्योरम में हमने क्या किया था, किसी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को एक्सप्रेस किया था in terms of a voltage source which is connected in series with an equivalent impedance, right? यहां पर हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स और इक्विवेलेंट इंपीडेंस के टर्म्स में ना एक्सप्रेस करके करंट सोर्स और इक्विवेलेंट इंपीडेंस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं. ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम टू बोथ डीसी एंड एसी सर्किट्स. ट्रीटमेंट रिमेन्स द सेम एज दैट टू द थेवेनिन्स थ्योरम, जैसे हमने उस तरह से किया था. सो एग्जैक्टली उसी तरह की डेफिनेशन है कि आपके पास एक लीनियर एक्टिव बायलैटरल नेटवर्क है और आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में विच कंसिस्ट्स ऑफ अ करंट सोर्स एंड एन इम्पीडेंस in parallel. So if I have a complicated network here and these are the two terminals जिनको हम load terminals कह रहे हैं, तो Norton's theorem says that this complicated network can be represented with a simplified form which consists of a current source, इसको हम कहेंगे Norton's equivalent current, in parallel with a resistance अगर DC सर्किट है, impedance अगर AC सर्किट है, right? So मैं इसको कह रहा हूँ ZN. मैं इसको फेजर की तरह भी शो नहीं कर रहा हूँ, ये कैसा भी सर्किट हो सकता है, डीसी आईसी. सो अगर एसी है तो आप मान के चलें कि इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच मींस दैट इट इज अ दिस करंट इज अ फेजर एंड ये इंपीडेंस भी फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा. यही काम हमने थेवेनिन्स थ्योरम में कैसे किया था, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को हमने एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेसिस्टेंस या इंपीडेंस शो किया था, राइट? तो यहां पर हम उसी तरह का एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक उसी तरह का इक्विवेलेंस हम ड्रॉ कर रहे हैं, बट वोल्टेज सोर्स की जगह करंट सोर्स. ये करंट सोर्स जब हम मेंशन कर रहे हैं यहां पर, तो इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, आप याद करो थेवेनिन्स थ्योरम के एप्लीकेशन के लिए जब हमने स्टेप्स बनाए थे तो हमने एक शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट किया था वहां पर. ये वही शॉर्ट सर्किट करंट है, उसी शॉर्ट सर्किट करंट को हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट कह रहे हैं. Zn या Rn क्या चीज है, जो चीज ZTH या RTH है दैट इज द सेम थिंग इज Zn और Rn. यानी कि सारा जो कैलकुलेशन है वो सेम है, सिर्फ हम वोल्टेज सोर्स की जगह करंट सोर्स लगा रहे हैं इन पैरेलल विद एन इक्विवेलेंट इंपीडेंस. ओके, तो जो जनरल ऑब्जर्वेशंस हैं दे रिमेन द सेम, कि आप एक लार्ज पोर्शन ऑफ अ नेटवर्क जो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है उसको आप एक स्मॉल इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्रेजेंट कर रहे हो. ये थ्योरम भी अगेन एप्लीकेबल है ऐसे सर्किट्स को जो लीनियर होने चाहिए, बायलैटरल होने चाहिए और एक्टिव होने चाहिए. Once again, the load branch should not be magnetically coupled to any other branch in the circuit, right? और अगर नेटवर्क जो है वो नॉन लीनियर है या यूनिलैटरल है तब हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते. तो नॉर्मली आप किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट में पढ़ोगे तो वो कंबाइन कर देते हैं नेटवर्क, ये जो थेवेनिन्स थ्योरम है और नॉर्टन्स थ्योरम है, उनके जो स्टेप्स हैं फॉर कैलकुलेशंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यूज, वो उनको कंबाइन कर देते हैं, राइट? तो हम एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं, हमने थेवेनिन्स कर लिया है. सो सबसे पहले एक तो जो लोड ब्रांच है उसको हम रिमूव कर दें, इज टू बी रिमूव फ्रॉम द नेटवर्क. ऐसा करने के बाद हमें दो टर्मिनल्स मिल जाएंगे जिनको हम कहेंगे लोड टर्मिनल्स. लोड टर्मिनल्स के अक्रॉस एक वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा, उसको हम कहेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज VOC. दिस हैज टू बी कैलकुलेटेड. दिस ओपन सर्किट वोल्टेज इन द केस ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम इज द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज. फिर हम क्या करेंगे, वो जो दो टर्मिनल्स हमें लोड टर्मिनल्स मिले उनको हम आपस में शॉर्ट सर्किट करेंगे. शॉर्ट सर्किट करने पर जो करंट हमें मिलेगा उनके बीच में उसको हम कहेंगे शॉर्ट सर्किट करंट. यही वाला शॉर्ट सर्किट करंट नॉर्टन्स थ्योरम के केस में IN है, ठीक है? सो उसके बाद हमें जो इक्विवेलेंट इंपीडेंस या रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना होगा. तो हमारे पास तीन केसेस होंगे. पहला केस जब सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली सारे वोल्टेज सोर्सेज और करंट सोर्सेज को डीएक्टिवेट करके इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकाल लेंगे. डीएक्टिवेट कैसे करेंगे,
voltage sources are to be short circuited and current sources are to be open circuit. कई बार ऐसा भी होगा कि जो सर्किट है उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेस दोनों होंगे, तब हम फर्स्ट वाला मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहां पर हमें काम आएंगे दोनों वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट। इनका जो रेशियो होगा वही इक्विवेलेंट इंपीडेंस है। अगर सर्किट ऐसा है जिसमें सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स है, कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं, तब क्या होगा, जब आप VOC कैलकुलेट करोगे तो वो हमेशा 0 आएगा। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नेटवर्क है ये ऐसा नेटवर्क है जिसमें इंडिपेंडेंट सोर्सेज है ही नहीं, सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेज। इसका मतलब ये हो कि एनर्जाइज नहीं है ये नेटवर्क को, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स खुद एनर्जाइज नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंट सोर्स इज रिक्वायर्ड। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक करंट सोर्स एज्यूम कर लेंगे और इस करंट को मान लेंगे I0, ठीक है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हम मान लेंगे V0। और फिर हम इस सर्किट को इस तरह से हम सॉल्व करेंगे कि वी विल फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन V0 एंड I0। सो जो थेवेनिन्स थ्योरम, इसका जो हमें इक्विवेलेंट एक रिलेशनशिप मिलेगा, V0 विल बी इक्वल टू सम कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड विद I0 प्लस अनदर कोफिशिएंट प्लस अनदर कांस्टेंट। तो ये जो सेकंड वाला कांस्टेंट है ये VTH के बराबर है और ये फर्स्ट वाला जो है ये RTH के बराबर। राइट, मैंने जो आपसे वीडियो शेयर करी थी उसमें हमने डिस्कस किया है कि हाउ डू वी calculate RTH and VTH when the circuit contains only dependent sources. So we'll see one example of this also. तो आज की क्लास में हम दो एग्जांपल्स देखेंगे। एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें इंडिपेंडेंट सोर्स भी है और डिपेंडेंट सोर्स भी है, और एक ऐसा एग्जांपल है जो AC सर्किट है जिसका हमें नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालना है। ऑलराइट, so I'm explaining how to calculate ISC and RN in this case. आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। सो हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि A और B के बीच में हमें नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, राइट। सो which means that I want an equivalent circuit like this, a current source in parallel with a resistance, इसको मैंने कहा IN और इसको मैंने कहा RN। अगर यही क्वेश्चन थेवेनिन्स थ्योरम के लिए होता तो मैं ये इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से बनाता। इसको मैं जब सिंप्लीफाई करता तो A और B के बीच में सिंप्लीफिकेशन इस तरह का होता कि a वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस। अब आप देखो ये ऊपर वाला सर्किट और ये नीचे वाला सर्किट दोनों एक ही सर्किट के लिए इक्विवेलेंस है, इसका मतलब आपस में भी इक्विवेलेंट, राइट। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट जब आप सेम सर्किट का बना रहे हो तो यानी आपस में भी इक्विवेलेंट है, और यहीं से जो कॉन्सेप्ट आता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आता है। यानी कि आप एक करंट सोर्स इन पैरेलल विद अ रेजिस्टेंस को आप रिप्लेस कर सकते हो अ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस। ये RN और RTH दे आर सेम। VTH जो है वो है RN इंटू IN, यहां का जो IN है वो है VTH बाय RTH। ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। ऑलराइट, सो इस सर्किट के लिए हम कैलकुलेशंस करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे IN। IN कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा कि लोड टर्मिनल्स जो है वो ऑलरेडी उनके बीच में कोई एलिमेंट्स कनेक्टेड नहीं है, सो दिस इज ऑलरेडी ओपन सर्किटेड। मैंने क्या किया, लोड टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया, A और B को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, और इसके जो करंट है शॉर्ट सर्किट करंट उसको मैंने एज्यूम कर लिया ISC। सो नाउ इस सर्किट में हमारा जो टारगेट है वो है ISC कैलकुलेट करना। सो हम अपने स्टैंडर्ड तरीके से चलते हैं। देखो ये वाला करंट है I0, ऑलरेडी गिवन है I0। ये करंट सोर्स है, दिस इज अ करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, दिस करंट इज नोन, दिस इज 2I0, राइट। इस वाले जंक्शन में आप देखो लेफ्ट साइड से I0 इनकमिंग है, नीचे से 2I0 इनकमिंग है, सो बोथ ऑफ देम गेट एडेड अप, total current will be 3I0, total current will come out of this junction and this is equal to 3I0,
ये 3I0 इस जंक्शन तक आएगा, इसका एक पार्ट जो है वो है ISC जो राइटवर्ड्स जा रहा है, एक पार्ट होगा इसका डाउनवर्ड्स जाएगा जो, लेकिन आप देखो ये वाला जो रेसिस्टेंस है 5 ओम्स, ये अब शॉर्ट सर्किट हो गया है, राइट। 5 ओम का ऊपर वाला टर्मिनल और नीचे वाला टर्मिनल देखो, इट इज शॉर्ट सर्किटेड, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0। सो नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस। अगर आप इसको मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करो तो आपको ये यही मिलेगा, यानी एक्चुअली में आप इस करंट को क्या लिखते हैं, आप 3I0 माइनस ISC। फिर जब हम इक्वेशंस लिखते हैं तो हमें मिलता 3I0 माइनस ISC इज इक्वल टू 0, और वो मैं डायरेक्ट कंक्लूजन पर पहुंच रहा हूं बिकॉज आई कैन सी दैट दिस 5 ओम रेसिस्टेंस इज शॉर्ट सर्किटेड हियर। तो कोई भी करंट यहां नहीं जा रहा है, यानी होल ऑफ करंट इज कमिंग हियर, और इस करंट को लेकिन हमने क्या कहा था, ISC कहा था, विच मींस दैट ISC इज इक्वल टू 3I0। हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, ISC है और I0 है, राइट। तो एक रिलेशनशिप हमें मिल गया ISC और I0 का, कि 3I0 जो है वही एक्चुअली ISC है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं मुझे एक इक्वेशन और चाहिए, सो आई अप्लाई KVL टू अ लूप विच आई सेलेक्ट। मैं ये छोटे वाले लूप्स नहीं ले सकता क्योंकि इसमें करंट सोर्स आ जाएगा, तो मैं ये आउटर लूप ले रहा हूं। आई एम कॉलिंग दिस लूप एज लूप 1। आई एम राइटिंग KVL। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये क्रॉस से आई एम राइटिंग द इक्वेशन। किसी को डाउट्स हो तो पूछना। राइज इन पोटेंशियल है, माइनस साइन, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 12। Then I encounter a 10 ohm resistance, current is flowing with me, plus sign, 10 times I0 is the potential difference। फिर मैं जिस भी जंक्शन से होता हुआ जा रहा हूं, कोई भी एलिमेंट मुझे नहीं दिख रहा है और मैं उस क्रॉस तक वापस आ गया हूं, so this is equal to 0। So from here I get I0 to be equal to 12 by 10 amps, so this is 1 by 2 amperes। So ISC comes out to be equal to 3 into 1.2 amps, so this is 3.6 amperes। So जो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट हमें यहां पर मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू 3.6 एम्पियर्स। जब हमें यहां नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, तब हम ये मेथोडोलॉजी नहीं लगा सकते कि इंडिपेंडेंट सोर्सेस को डीएक्टिवेट कर दिया जाए, क्योंकि इस सर्किट में एक डिपेंडेंट सोर्स भी है। इसका मतलब हमें नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे मिलेगा, ओपन सर्किट वोल्टेज बाय शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट हमने निकाल लिया था, ओपन सर्किट वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, लोड टर्मिनल्स जो है वो ओपन रहेंगे और उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम एज्यूम कर लेंगे टू बी इक्वल टू VOC, और हमें बस यहाँ पर VOC कैलकुलेट करना है। ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जो हम थेवेनिन्स थ्योरम में थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज को कैलकुलेट करने में हमें देखते हैं जो हम। तो वंस अगेन आई एम अप्लाइंग KCL एंड KVL। मैं करंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दे रहा हूं, जो नोन करंट्स है पहले मैं वो मार्क कर दे रहा हूं, दिस इज I0। ये करंट सोर्स है, दिस करंट इज नोन, 2I0 इस जंक्शन पर देखो ये दोनों करंट्स एड अप हो रहे हैं, सो दिस इज 3I0। ये 3I0 इस जंक्शन तक आएगा, लेकिन ये राइट वर्ड्स जा नहीं सकता क्योंकि वो ओपन सर्किटेड है वो वाला पार्ट, तो होल ऑफ दिस करंट विल कम डाउनवर्ड्स, दिस इज 3I0। सेम लॉजिक से दिस करंट विल बी 3I0, और आप इस जंक्शन पर देखोगे तो KCL वेरीफाई हो रहा है, इसका मतलब हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स किया है वो हमने सही किया है। ओके, आप एक चीज याद रखना, ये जो I0 है हमारे लिए अभी एक अननोन है। पिछले सर्किट में हमने I0 कैलकुलेट किया था 1.2 एम्प्स, बट वो वाली वैल्यू हम यहाँ यूज नहीं कर सकते बिकॉज दिस सर्किट इज डिफरेंट। ये ओपन सर्किटेड है AB, और यहाँ पर AB शॉर्ट सर्किटेड। कई बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने I0 तो निकाल लिया था, वही I0 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें और ये सॉल्यूशन हो चुका है, बट दैट इज रॉन्ग। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं I0 and VOC, which means that
I need two equations here. So मैं दो loops ले लूंगा. Again मैं ऐसा loop नहीं लूंगा जिसमें current source है. तो एक ये वाला loop मैंने चुना clockwise. I'm calling it loop 1. और एक ये वाला loop मैंने चुना clockwise. I'm calling it loop 2. So I'm writing equations for loop 1 and loop 2. आप चेक करना इक्वेशन, कोई गलती हो तो मुझे बताना. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस क्रॉस. राइज इन पोटेंशियल माइनस साइन. पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट्स. एक रेसिस्टेंस है रास्ते में, करंट मेरे साथ है. वैल्यू ऑफ द वोल्टेज विल बी इक्वल टू रेसिस्टेंस इनटू करंट, यानी 10 इंटू आई नॉट. फिर 5 ओम्स का रेसिस्टेंस है. अगेन करंट इज along the direction of the movement in the loop, so this is plus sign, and the value of potential difference is 5 into 3 I naught. Then we are back to this point from where we started, so this algebraic sum should be equal to 0. So from here I get 25 I naught to be equal to 12, and I naught comes out to be equal to 12 by 25. I naught is a current, so this is in amperes. Similarly, I'll write KVL for loop 2. I start with the terminal A. मैं A से B की तरफ गया तो मुझे एक पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है VOC. फॉल इन पोटेंशियल है, इसलिए मैंने प्लस साइन लिया. फिर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, 5 ओम रेसिस्टेंस है, करंट अपोजिट आ रहा है. राइज इन पोटेंशियल है, सो माइनस साइन. वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 into 3 I naught. और फिर जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां वापस आ गए, सो दिस अलजेब्राइक सम शुड बी इक्वल टू 0. सो VOC comes out to be equal to 15 times I naught. I naught हमने कैलकुलेट कर लिया था, that was 12 by 25. VOC एक वोल्टेज है, so it will be in volts. So this will be 36 by 5 volts. चेक करना अगर कोई कुछ गलत हो तो. So VOC comes out to be equal to 36 by 5 volts. So Rn now can be calculated. हमें VOC भी मालूम है और हमें ISC भी पता है. So this can be written as 36 by 5. ISC हमने कैलकुलेट किया था. It was 12 by 10, यानी 6 by 5 है वो. So this is 6 by 5 amps. Resistance है, so it will be in ohms. So Rn comes out to be equal to 6 ohms. तो जब हम इस सर्किट का इक्विवेलेंट हम ड्रॉ करेंगे, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, तो हमें ये सारी वैल्यूज अब पता है. And it looks like this. Norton's equivalent current is 3.6 amperes. मैंने कुछ गलत किया है. ISC is 3.6. I'm sorry. This is 36 by 5. ISC जो आया था वो 3.6 था. So this will be 360 by 5 into 36 ohms. So this is 2 ohms. It is not 6 ohms, it is 2 ohms. Right? So ये वाला जो करंट है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट, दिस इज 3.6 amps. जो पैरेलल में जो ब्रांच है, दिस इज ऑफ 2 ohms. अगर इसी सर्किट का आप थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालते तो आप क्या करते? एक वोल्टेज सोर्स बनाते, एक रेसिस्टेंस बनाते. रेसिस्टेंस की वैल्यू सेम होती जो Rn की आई थी, यानी कि 2 ohms. और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज जो होता वो क्या होता? जो ओपन सर्किट वोल्टेज आपने कैलकुलेट किया है, यानी 36 by 5 volts. So this is how we apply Norton's theorem to find the equivalent, simplified equivalent of a complicated network. इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क. शशांक, डू यू हैव एनी डाउट्स? नो सर. पुष्पजोत?
एक्सक्यूज मी सर। यस, सर अगर इसी सर्किट में 10 ओम के अक्रॉस फाइंड करना होता और ऐसे ही होता तो हम क्या ये पूरी लूप को निगलेक्ट करके चलते केवीएल लगाते हुए? 10 ओम के अक्रॉस क्या इसका नॉट, अगर लोड रेजिस्टेंस 10 ओम के अक्रॉस फाइंड करना तो ओके, अगर लोड रेसिस्टेंस 10 ओम्स होता तो फिर ए और बी जो है वो लोड टर्मिनल्स नहीं होते। तो एक तो हमें यस ये सर। पता होना चाहिए था कि ए और बी के बीच में एक्चुअली में कुछ कनेक्टेड नहीं है या कुछ कनेक्टेड है। अगर ये सर्किट एज इट इज होता और हमसे कहा जाता कि 10 ओम जो है वो लोड रेसिस्टेंस है, तो हम इसको हटा देते। उसके बाद हम ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट वोल्टेज जो है 10 ओम को हटाने के बाद जो दो टर्मिनल्स मिलते हैं उनके अक्रॉस हम कैलकुलेट। और सर इसमें ये डिपेंडेंट सोर्स है, इसको भी तो निगलेक्ट करना। नहीं, डिपेंडेंट सोर्स को हम नेग्लेक्ट नहीं करते। ओपन सर्किट वाले केस में क्या होता, आई नॉट की वैल्यू 0 हो जाती, इसीलिए करंट सोर्स भी 2 आई नॉट 0 हो जाता। ओके सर। मतलब मैथ्स में कोई चेंज नहीं आता, हमने तो सिर्फ स्टैंडर्ड जो हमने स्टेप समझे हम वो अप्लाई करते चले जाएं, तो कभी कोई गलती नहीं होगी। फिर वो मैथमेटिकली जो रिजल्ट्स आएंगे दे विल मेक फुल सेंस कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली वहां पर। ठीक है, अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो वी विल कम बैक टू दैट क्वेश्चन। वो हम एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो है उसको बना के फिर हम सॉल्व करके देखें। लेकिन मेरा मेन कंसर्न अभी है कि हम इसको एसी सर्किट में अप्लाई करके देखें। सो वी विल टेक अप एन एसी सर्किट जहां पर हमसे कहा गया है कि ए और बी के बीच में करंट कैलकुलेट करना है। दिस करंट इज टू बी कैलकुलेटेड, लेट अस कॉल दिस करंट एज आई एल। क्योंकि ये एक एसी सर्किट है तो ये करंट साइनसॉइडल होगा, इसलिए मैंने उसको एक फेजर की तरह शो किया है, which means that IL here is a complex number. तो हमें ये वाला करंट कैलकुलेट करना है यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम, which means that A और B को छोड़कर जो बाकी बचा हुआ नेटवर्क हमें दिख रहा है, हमें उस पूरे नेटवर्क को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करना है। ए और बी के बीच का जो पूरा नेटवर्क है 4 ओम्स को छोड़कर उसको हमें एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करना है, विच कंसिस्ट ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, मैंने लिखा आई एन बार, इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड एन इम्पीडेंस, या तो आप इसको जेड एन लिख सकते हो या फिर इसका नॉर्मली जो हम रेसिप्रोकल लेते हैं जिसको हम एडमिटेंस कहते हैं वो लिख सकते हैं वाई, किसी भी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो जो प्रोसेस है दैट रिमेन्स द सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल we are required to calculate the Norton's equivalent current. Okay, so IN कैलकुलेट करते हैं। तो हमने क्या किया, देखो लोड इंपिडेंस जो था 4 ओम उसको हमने रिमूव कर दिया। उसको रिमूव करने के बाद हमें दो टर्मिनल्स मिल रहे हैं ए और बी, उनको हमने कहा लोड टर्मिनल्स। ठीक है, तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट क्या होता है, लोड टर्मिनल्स को अगर हम आपस में शॉर्ट सर्किट कर दें, मैंने इनको आपस में शॉर्ट सर्किट कर दिया, इनको आपस में शॉर्ट सर्किट करने के बाद जो करंट इसमें फ्लो होगा उस करंट को हम कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट करंट। ये भी ऑल्टरनेटिंग है इसलिए मैंने इसको लिखा आईएससी बार। ये जो शॉर्ट सर्किट करंट है ये शॉर्ट सर्किट करंट ही नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे लिए टारगेट ये है कि हमें आईएससी कैलकुलेट करना है। अब यहां पर देखो आप फिर से ए और बी ये वाले पॉइंट्स हैं, ये एक ब्रांच है 8 ओम्स और 6 जे ओम्स जिसका टोटल इंपीडेंस होगा 8 + 6 जे ओम्स, लेकिन ये पूरी की पूरी ब्रांच शॉर्ट सर्किटेड है। इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, which means that no current will flow in this branch, 0 amps will flow. अगर आप ऐसा एनालिसिस ना भी करो, वेरिएबल्स के टर्म्स में भी कैलकुलेट करोगे तो दिस करंट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0 ohms, 0 एम्पियर्स। ठीक है, लेकिन मैंने डायरेक्टली इस कंक्लूजन पे हम पहुंच रहे हैं बिकॉज वी कैन ऑब्जर्व इट फ्रॉम द सर्किट, which means that this current should be equal to ISC. तो ISC आ रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ और फिर वो ए से बी की तरफ जा रहा है क्योंकि ये जीरो इंपीडेंस वाली ब्रांच है, राइट, पूरा शॉर्ट सर्किटेड है। सो दिस करंट इज ISC। लेकिन ये जो ब्रांच है 10 ओम्स और
-5 j ohms, ये हमें मालूम नहीं है करंट्स, तो हमें ये भी एज्यूम करने पड़ेंगे। तो मैंने एक ये वाला करंट लिया, इसको मैंने एज्यूम कर लिया I बार, राइट? सो दिस करंट इज I बार। अब आप इस जंक्शन पर देखो, लेफ्ट साइड से इनकमिंग है I बार, राइट साइड की तरफ चला गया है ISC। तो जो रिमेनिंग करंट है यानी I बार माइनस ISC, that should come downwards. So this current is I bar minus ISC bar. So इस सर्किट में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, I बार और ISC, इसलिए हमें दो लूप्स चाहिए होंगे। सो एक लूप मैंने ये वाला मार्क किया, I call it loop 1, और एक लूप मैंने ये वाला मार्क किया, I call it loop 2. I am writing KVL for loop 1. Starting from this point, जो वोल्टेज सोर्स के बॉटम वाला पॉइंट है, तो I see a rise in potential minus sign, value of potential difference is 100 angle 0 degrees, it's a complex number. फिर रास्ते में एक रेसिस्टेंस आया, करंट हमारे साथ चल रहा है, so it's a plus sign. Value of potential difference is impedance multiplied with current, यानी 10 I bar. फिर एक कैपेसिटेंस आ रहा है रास्ते में, हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, जो करंट है वो भी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, राइट? सो प्लस साइन, वैल्यू ऑफ द करंट इज I बार माइनस ISC बार, और वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस इज -5j। फिर हम जहां से चले थे हम वहां वापस पहुंच गए, सो दिस शुड बी इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है इस इक्वेशन में। देन आई राइट द इक्वेशन फॉर लूप 2। आई स्टार्ट विद दिस पॉइंट, ये जो मैंने क्रॉस बनाया, क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, रास्ते में एक कैपेसिटिव इंपीडेंस है, करंट इज अपोजिट, हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, सो माइनस साइन, वैल्यू ऑफ द करंट इज I बार माइनस ISC बार, वैल्यू ऑफ इंपीडेंस इज -5j ohms। फिर 5 ओम रेसिस्टेंस है, करंट हमारे साथ साथ चल रहा है, सो दिस इज प्लस साइन 5 into ISC बार। फिर हम ए पर आ गए, ए से बी पर कोई एलिमेंट नहीं है, फिर हमने जहां से स्टार्ट किया था हम वहां वापस पहुंच गए, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, वी कैन सॉल्व देम एंड वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट जो होगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। आप जब इसको कैलकुलेशंस आप करोगे तो दिस शॉर्ट सर्किट करंट व्हाट आई गॉट वाज 5.545 एंड द एंगल इज 34.66 डिग्रीज। ये पोलर फॉर्म में है, करंट है इसलिए इट इज इन एम्पियर्स। एग्जैक्टली वही मेथोडोलॉजी है जो हम डीसी सर्किट्स के लिए यूज करते हैं, राइट? उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट इंपीडेंस, या उसका रेसिप्रोकल अगर आप चाहो तो एडमिटेंस। अब आप इस सर्किट को ऑब्जर्व करो, आप देखोगे कि यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, राइट? सो हमारे पास इस सर्किट को सॉल्व करने का एक तरीका और ये है, मतलब एक तो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है, यानी कि आप एक ओपन सर्किट वोल्टेज ए और बी के बीच में निकाल लो और फिर रेशियो ले लो VOC और ISC का, सो यू विल गेट ZN। लेकिन क्योंकि इस सर्किट में देयर इज नो डिपेंडेंट सोर्स, तो हम यहां पर ये भी कर सकते हैं कि हम जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको डीएक्टिवेट कर। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डीएक्टिवेटिंग द सोर्सेज। एक ही सोर्स है यहाँ पर, एक वोल्टेज सोर्स है, उसको आप डीएक्टिवेट कर रहे हो, मतलब उसको आप रिप्लेस कर रहे हो एक शॉर्ट सर्किट से। बाकी का जो बचा हुआ सर्किट है दैट रिमेन्स द सेम। तो बचा हुआ सर्किट ऐसा दिख रहा है। हमारे जो लोड टर्मिनल्स हैं वो ए और बी है, और हमें उनके बीच का इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालना है। So this is 8 ohms, this is 6j ohms.
सो हमारा टारगेट यहाँ पर ये कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट इंपीडेंस हम कैलकुलेट करें, यानी आप जब ए और बी के बीच में देख रहे हो तो कितना इंपीडेंस आपको दिखाई दे रहा है। सो दिस सर्किट कैन ऑल्सो बी ड्रॉन लाइक दिस। आप चेक करना, कोई गलती हो तो बताना। देखो ए और बी के बीच में ये एक पैरेलल, ये एक ब्रांच कनेक्टेड है ए से 8 ओम और बी से 6j ओम्स। सो 8 and 6j। ए और बी से ही ये भी कनेक्टेड है 5 ohms। So this is 5 ohms minus 5j, sorry, this is a capacitive branch, minus 5j ohms। और देखो माइनस 5j के साथ 10 ओम जो है वो पैरेलल में, एक टर्मिनल इसका ये है और एक टर्मिनल ये है, एग्जैक्टली इन्हीं दोनों टर्मिनल्स के बीच में 10 ओम भी कनेक्टेड। सो दिस इज 10 ohms। तो हमारे लिए बहुत आसान है, ये दोनों पैरेलल में है। सो 10 मल्टीप्लाइड विद माइनस 5j डिवाइडेड बाय 10 प्लस माइनस 5j, है ना, जैसे हम रेसिस्टेंस के लिए करते हैं R1 R2 बाय R1 प्लस R2। फिर इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो 5 ओम के साथ सीरीज में दिखाई देगा, और फिर वो कॉम्बिनेशन 8 प्लस 6j के साथ फिर पैरेलल में दिखाई देगा। यानी कि Zn जो हमें दिखेगा, कैसे दिखेगा, सबसे पहले 10 और माइनस 5 पैरेलल में दिखेगा। सो 10 इंटू माइनस 5j डिवाइडेड बाय 10 प्लस माइनस 5j, ये एक मिला हमें। ये हमें सीरीज में दिखा किसके साथ, 5 के साथ। और फिर ये जो ओवरऑल इंपीडेंस है ये हमें पैरेलल में दिखेगा 8 प्लस 6j के साथ, और इस तरह हमारा Zn कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से एक बार कैलकुलेट करके देखना। दूसरा तरीका है Zn को कैलकुलेट करने का कि आप ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट दोनों फेजर फॉर्म में उनका रेशियो ले लो। तो शॉर्ट सर्किट करंट हमें मालूम था, हमने कैलकुलेट किया हुआ है वो। हम ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है, लोड टर्मिनल्स को ओपन करने के बाद उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने अज्यूम कर लिया VOC। ये वाला VOC हमें कैलकुलेट करना है। वंस अगेन बहुत सिंपल है, ये वाले करंट को मैंने अज्यूम कर लिया I1 बार, इस करंट को मैंने अज्यूम कर लिया I2 बार। तो ये नीचे की तरफ जो करंट जा रहा है कैपेसिटर से, दिस इज I1 बार माइनस I2 बार। हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, I1, I2 और VOC। तो हमने एक ये वाला लूप ले लिया, एक ये वाला लूप ले लिया, और एक ये वाला लूप ले लिया, है ना। देखो I2 बार यहाँ आया, नीचे जा नहीं सकता, तो इस ब्रांच से हमें करंट मालूम है I2 बार। मैं इक्वेशंस लिख देता हूँ सो दैट अगर स्टिल कोई किसी को डाउट्स होगा तो यू कैन आस्क। तो मैंने पहले वाले लूप को कहा L1, छोटा लूप है। फिर एक आउटर लूप को मैंने कहा L2। मैंने आउटर लूप पहले इसलिए ले लिया क्योंकि I1 और I2 के लिए इक्वेशंस 1 और 2 में मिल जाएंगे। उसके बाद हम थर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं L3 से, या एक छोटा लूप और है जो 8 और 6j के अक्रॉस है, वो भी हम ले सकते हैं। तो आई एम जस्ट राइटिंग KVL फॉर L1 एंड L2। ओके, लूप 1 के लिए KVL मैं लिख रहा हूं, -100 एंगल 0 क्लॉकवाइज चल रहा हूं मैं, प्लस 10 I1 बार प्लस I1 बार माइनस I2 बार इंटू माइनस 5j, दिस इक्वल 0। लूप 2 के लिए जो इक्वेशन बनेगी, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, सो दिस इज माइनस I1 बार माइनस I2 बार माइनस 5j प्लस 5I2 बार प्लस I2 बार इंटू 8 प्लस 6j, एंड दिस इक्वल्स 0। बस हम ये दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, हमें I1 और I2 की वैल्यूज मिल जाएंगी, and we can calculate VOC. Once you know the value of VOC, you can take the ratio of VOC and ISC, and that's how you can calculate Zn.